वेलकम बच्चों, आपकी कक्षा में आपके निर्मल सर आज आपके पास बीच छठी कक्षा से विज्ञान अध्याय 1 भोजन कहाँ से आता है इस पाठ पर चर्चा करने जा रहा हूँ। भोजन सभी के लिए, फूड फॉर ऑल, भोजन की आवश्यकता सबको है। बच्चों, आप खुद सोचें, बिना भोजन के आप कितनी देर रह सकते हैं? आपका जवाब होगा 2 घंटे भी नहीं। 2 से 3 घंटे बड़ी मुश्किल से हम गुजारते हैं और हमें भूख कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होने लगती है। भोजन इस शरीर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आइए इसी पर कुछ बातें हम जानने का प्रयास करें। भोजन के रूप में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, हम क्या क्या खाते हैं। सबसे पहले इसकी एक सूची बनाते हैं। बहुत सरल है, इसमें कहीं दिमाग की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी आप खाते हैं उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में सिलसिलेवार ढंग से लिख लेना है। जैसे मैं रोटी खाता हूँ, चावल खाता हूँ जिसे हम लोग सामान्य भाषा में भात भी कहते हैं, सब्जी खाता हूँ, दाल है, मछली भी हम लोग खा लेते हैं, अंडा भी, अंडा करी है या आमलेट है। इस तरह से मटन भी हम लोग खाते हैं जिसे हम लोग मांस बोलते हैं। इस तरह बहुत सारी खाद्य वस्तुएं हैं। हम रसगुल्ला भी खा लेते हैं। पनीर की सब्जी भी हम लोग खाते हैं, पनीर की सब्जी। इस तरह से बहुत सारी वस्तुएं हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारी खाद्य सामग्री हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। यह हमारा भोजन हुआ। जो कुछ भी हमने बताया, जो कुछ भी आप खाते हैं वह आपका भोजन है या भोज पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है। अब हमें इस पर विचार करना है कि इन खाद्य पदार्थों को बनाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ही साधारण खाद्य पदार्थ, भात, चावल, आपने घरों में भी बनते हुए देखा होगा। नहीं देखा है तो एक बार मम्मी के किचन में जाके देखिए कि चावल बनाने में मम्मी किस किस चीज़ का इस्तेमाल करती है। चावल बनाने में मम्मी कच्चा चावल और पानी का इस्तेमाल करती है। अर्थात जो चावल हम भोजन के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, उसमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है, पानी और चावल। बच्चों, आप दाल खाते हैं या सब्जी खाते हैं, आप सोचिए, विचार कीजिए कि इसे तैयार करने में किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगर सब्जी की आप बात करेंगे, सब्जी बनाने में जो भी कच्ची सामग्री होगी, आलू हो या बैगन हो या और तरह की सब्जी जो भी होगी, उसके अलावा आपको आवश्यकता पड़ेगी तेल की, आपको आवश्यकता पड़ेगी नमक की, हल्दी की, मिर्च की, और आपके स्वाद के अनुसार जो कुछ भी आप इस पर मिलाना चाह रहे हैं। यानी आपके खाद्य पदार्थ में, जिसे आप एक नाम से जान रहे हैं, उसमें कई तरह की चीज़ें मिली हुई हैं जिसे हम अपने भोजन की कच्ची सामग्री कहते हैं। पहला चीज़ हुआ हमारा खाद्य पदार्थ, दूसरा चीज़ हुआ उस खाद्य पदार्थ को तैयार करने में इस्तेमाल की जाने वाली कच्ची सामग्रियाँ। बच्चों, यहाँ पर हमें सोचना है, वे कच्ची सामग्रियाँ हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, वे कहाँ से आती हैं। हमारा जो मुख्य प्रश्न है, भोजन कहाँ से आता है, उसका जवाब हमें यही मिलेगा। यह कच्ची सामग्रियाँ हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, यहाँ पर आपको विचार करना है। मैंने जैसे कहा, आलू, बैगन, टमाटर या धनिया, पालक, बहुत तरह की सब्जियाँ हैं, वे हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं।
सोचिए। या तेल, यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? नमक, यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हल्दी, यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मिर्च, यह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हम अंडा करी खाते हैं, अंडा करी खाते हैं तो उसमें इस्तेमाल होने वाला अंडा कहाँ से प्राप्त होता है? हम मछली खाते हैं, मछली में इस्तेमाल होने मछली जो हम लोग खाते हैं वो मछली कहाँ से आ रही है? बहुत ही स्वादिष्ट एक वस्तु होती है शहद, नाम सुना होगा आपने। वह शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हम दूध पीते हैं, या हमने यहाँ पर रसगुल्ला की चर्चा की थी। रसगुल्ला को बनाने में जो कच्ची सामग्री होती है वह दूध होता है मुख्य रूप से। यह दूध हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हमें इसका पता लगाना है, और यह हमारे भोजन का स्रोत है। हमारे भोजन का स्रोत मुख्य रूप से यही है। ये वस्तुएं जहाँ से आ रही हैं वह हमारे भोजन का स्रोत है। बच्चों, हमें इसी पर चर्चा करनी है और इसी का पता लगाना है कि ये हमें कहाँ से मिल रही हैं। आइए इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। इसके लिए आप एक सारणी बनाओ। बच्चों, मैंने हमेशा कहा है विज्ञान पढ़ने की चीज़ नहीं है, विज्ञान करने की चीज़ है, विज्ञान देखने की चीज़ है, विज्ञान समझने की चीज़ है। जब तक आप कोई परियोजना कार्य नहीं करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क खुद प्रयास करके नहीं देखते हैं, आपको विज्ञान समझ में नहीं आएगा। विज्ञान सुन के समझने की चीज़ नहीं है। चलिए, वही प्रोजेक्ट कार्य हम लोग श्यामपट्ट पर ही करते हैं। वैसे इस कार्य को आप अपने घरों या आसपास में लोगों से पूछकर देखकर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ एक सारणी बना रहा हूँ। इस सारणी में सबसे पहले मैं लिखता हूँ खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं, हमारा भोजन। दूसरा लिखते हैं संघटक। संघटक हो गया कच्ची सामग्रियाँ जो भोजन तैयार करने में इस्तेमाल की जा रही हैं, वे संघटक कहलाती हैं। संघटक। तीसरी बात हम लोग को देखना है यहाँ पर, यह कहाँ से आता है, जिसे हम कहेंगे स्रोत। जिसे हम कहेंगे स्रोत, यह कहाँ से प्राप्त होता है। और फिर इसे हम आगे एक कॉलम और बना कर रखते हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। खाद्य पदार्थ की बात हम करते हैं। हमने कहा चावल, इसे बनाने में क्या क्या लग रहा है? इसमें लग रहा है चावल और जल। हम बात करते हैं सब्जी की। सब्जी में क्या क्या लग रहा है? कच्ची सब्जी जो भी हो, आलू या टमाटर, बैगन, जो भी सब्जियां बना रहे हैं, मैंने सब्जी लिखा है, आप इसे अपने शब्दों में बदलें। इसमें तेल का इस्तेमाल होगा, इसमें नमक का इस्तेमाल होगा, और तरह की वस्तुएं जो मैंने पीछे बताई। आप अगर अंडा करी खा रहे हैं तो अंडा करी में संघटक क्या हुआ? अंडा के अलावे तेल, मसाला वगैरह है। इस तरह से अगर मछली हम खा रहे हैं तो इसका संघटक मछली हुआ, और मछली को बनाने में जो तेल वगैरह लगेगा वह है। अगर हम रसगुल्ला खा रहे हैं तो रसगुल्ला में क्या क्या लग रहा है? रसगुल्ला में लग रहा है दूध, इसमें लग रहा है चीनी, पानी, और जो कुछ भी लगता है आप पता लगाएं वे कहाँ से आती हैं। समान रूप से हम देखते हैं। अभी अगर इन संघटकों को हम अलग अलग कर दें, बच्चों आप समझें, यहाँ पर चावल है, सब्जी है, दो तरह का यहाँ पर हमने नाम लिखा है। सब्जी का मतलब हो गया आलू है, पालक है, धनिया है, गाजर है, शलजम है। ये आपको कहाँ से प्राप्त होती है? इनका स्रोत क्या होता है? सोचें, शायद आपको पता भी है। ये हमें प्राप्त होती हैं पौधों से।
ये प्राप्त होती हैं पौधों से। हमने यहाँ पर लिखा है अंडा, यहाँ लिखा है मछली। ये हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? दूध हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? क्या दूध हमें पौधों से प्राप्त होता है? अंडा हमें पौधों से प्राप्त होता है? या मछली हमें पौधों से प्राप्त हो रही है? नहीं, ये हमें प्राप्त होती है दूसरे जंतुओं से। ये जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये जंतुओं से प्राप्त होती हैं। अब सोचना है बच्चों, क्या हमारे भोजन का जो स्रोत है, जिसे हम लोग पौधा या जंतु, ये हमारे भोजन के स्रोत हुए। क्या हमारे भोजन के स्रोत के रूप में सिर्फ पौधे या जंतु ही हैं या कोई और है, कुछ और है? आप विचार कीजिए। अगर ध्यान से आप एक दिन मम्मी के रसोई में जाकर ध्यानपूर्वक देखें कि मम्मी खाना बनाने में किस किस वस्तु का इस्तेमाल कर रही है, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ पौधे या जंतु नहीं, इसके अलावा भी एक तीसरा साधन है जिसके माध्यम से हमें भोजन के लिए कच्ची सामग्रियाँ यानी संघटक के रूप में प्राप्त होती हैं। यानी एक तीसरा स्रोत भी है जिसे हम लोग कह सकते हैं बच्चों प्रकृति जल, प्रकृति या खनिज, इसको आप खनिज भी कह सकते हैं। प्राकृतिक संपदा जो है, वैसे प्राकृतिक संपदा में आपके पौधे भी हैं, जंतु भी हैं, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक संपदा का संदर्भ दूसरा है, अलग है। इनको छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अभी मैंने कहा था जल, चावल बनाने में, या नमक। नमक एक खनिज पदार्थ है, समुद्री जल से प्राप्त होता है, लेकिन यह एक तरह का खनिज है। जल को आप पहचान रहे हैं। इस तरह की और भी बहुत सी सारी वस्तुएं हैं जो हमारे भोजन बनाने में इस्तेमाल होती हैं, और वह न तो पौधों से प्राप्त होती है न जंतुओं से। अब इसी सारणी को थोड़ा सा मैं साफ करना चाहूँगा। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे खाद्य पदार्थ, जो कुछ भी हम भोजन करते हैं, यानी हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु हैं, और सहायक के रूप में प्रकृति से प्राप्त खनिज या अन्य चीज। मुख्य स्रोत क्या है? पौधे और जंतु। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम भोजन के रूप में पौधों को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं? क्या पौधे के प्रत्येक अंग का इस्तेमाल हम लोग भोजन के रूप में कर लेते हैं? सोचिए। इसके लिए फिर एक सारणी आपको बनाना पड़ेगा। पहले हम एक सारणी बना लेते हैं। जैसे हमने लिखा आलू, हमने लिखा चावल, पालक, परवल। इस तरह से बहुत सारी सामग्रियां हो सकती हैं। आप हल्दी का भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बहुत सारी सामग्रियां हो सकती हैं आपके भोजन में, जो हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। आपको यहाँ विचार करना है कि ये पौधों के किस अंग से हमें प्राप्त होती हैं, और पौधे के किस किस अंग का इस्तेमाल वो भोजन के रूप में करते हैं। चावल आपके खेतों में भी उपजता है। आप बता सकते हैं चावल पौधे का कौन सा भाग है? आप निश्चित रूप से कहेंगे यह पौधे का बीज है। पालक, आप बता सकते हैं पालक पौधे का कौन सा भाग है? निश्चित रूप से आप कहेंगे यह पौधे की पत्ती है। परवल, आपसे पूछा जाए यह पौधे का कौन सा भाग है? चलिए, परवल हो सकता है कि बहुत से बच्चे नहीं पहचानते हैं, जिसे हम लोग पटल भी कहते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ झींगी, जो हमारे यहाँ आसानी से सुलभ है। यह पौधे का कौन सा भाग है?
यह पौधे का फल है। हल्दी, यह पौधे का कौन सा भाग है? यह पौधे का जड़ है। आलू पौधे का कौन सा भाग है? यह पौधे का भूमिगत तना है, जो सामान्य रूप से तना जमीन के ऊपर होता है, लेकिन यह भूमिगत तना है पौधे का। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पौधे का हम लोग लगभग सब भाग, तना का इस्तेमाल कर रहे हैं, जड़ का कर रहे हैं, फल का कर रहे हैं, पत्ती का कर रहे हैं, बीज भी फल का ही रूप है, फल के अंदर बीज होता है। एक भाग पौधे का बच रहा है, फूल। क्या आपने कभी पौधे के फूलों का इस्तेमाल भोजन के रूप में किया है? बच्चों, आपके घरों में भी कोहड़े का लता होगा, आपने देखा भी होगा, और कोहड़े के फूल को या कोहड़े के फूल को अपनी मम्मी को बेसन में या चावल की पिट्ठी में डालकर पकौड़े तलकर सब्जियां बनाते हुए देखा होगा। अर्थात पौधे के फूल भी भोजन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से लगभग पौधे का हर भाग भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग देख रहे हैं कि हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधा है। अब आते हैं हम आगे कुछ अन्य खाद्य पदार्थों पर। जैसे हमने कहा था कि हम रसगुल्ला खाते हैं या दही खाते हैं या पनीर खाते हैं, जो कौन चीज़ से तैयार होता है? दूध से तैयार होता है। दूध आपको कहाँ से प्राप्त होता है? सोचिए, यह आपको प्राप्त होता है जंतु से, गाय या भैंस से। मछली आपको कहाँ से प्राप्त होता है? जंतु से। इस तरह से आप अपने जो कुछ भी खाते हैं उसको एक सारणीबद्ध करके उसमें इस्तेमाल होने वाली कच्ची सामग्रियों की सूची बना सकते हैं, और फिर उसके बाद उन कच्ची सामग्रियों से वे कहाँ से प्राप्त होती हैं इसकी सूची तैयार कर सकते हैं। जब आप खुद मेहनत करेंगे, खुद इस तरह की सारणी बनाएंगे, तो बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें भी कुछ आगे बढ़ के हमको सोचना पड़ता है। जैसे अभी एक खाद्य पदार्थ मैंने बताया था, तेल। तेल सीधे रूप में पौधे से प्राप्त होता है, आप भी जानते हैं। तेल कहाँ से प्राप्त होता है? अगर सरसों का तेल लोग खा रहे हैं, यह सरसों के बीज से तैयार होता है, सरसों के बीज से, यानी यह भी पौधों से ही प्राप्त हो रहा है। तो हमने देखा कि हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वे पौधों से प्राप्त हो रहे हैं या जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। बच्चों, एक चीज़ यहाँ अलग से बताना चाहूँगा, जो थोड़ा सा आपको सोचने के लिए विवश करेगा। आपने शहद खाया होगा। शहद कौन तैयार करता है? आप अच्छी तरह से जानते हैं, मधुमक्खियाँ तैयार करती हैं। वे फूलों का रस चूसकर, वे फूलों का रस भोजन के रूप में चूसती है, और वह फूलों का रस जब मधुमक्खी के पेट में जाके पचता है तो वह शहद के रूप में परिवर्तित होता है, जिससे वह अपने छत्ता में जमा करती है, जिसका इस्तेमाल लोग बाद में अपने भोजन के रूप में करते हैं। जो फूलों का रस मधुमक्खियाँ चूसती हैं उसे हम लोग मकरंद बोलते हैं, मकरंद। अब आप सोचिए कि अगर सीधे आपसे पूछा जाए कि शहद आपको कहाँ से प्राप्त होता है, आपका क्या जवाब होगा? आप कहेंगे मधुमक्खियों से, यानी जंतु से। और यह जंतु जो शहद तैयार कर रहा है, इसे तैयार करने में वह किसकी सहायता ले रहा है? पौधों की।
अगर जिस गाय का दूध आप पी रहे हैं उस गाय के भोजन पर विचार कीजिए, तो आप आके पहुंचेंगे पौधों पर। यानी हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हम लोग पौधे को मान सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से हम लोग पौधों पर, जंतु पर और प्रकृति से प्राप्त, इस धरती से प्राप्त कुछ चयन खनिज लवणों पर भी निर्भर हैं। अब है, हम लोग मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं। क्या सभी लोग या सभी जंतु मांस मछली का इस्तेमाल करते हैं, या सभी जंतु पौधों पर ही निर्भर है भोजन के लिए? अगर आपसे पूछा जाए कि शेर को तुम क्या खिलाओगे, बाघ को क्या खिलाओगे, पेड़ों से पत्तियां नोचकर बाघ का पेट भरा जा सकता है? तुम्हारा जवाब होगा नहीं। बाघ पेड़ की पत्तियां नहीं खाता है, वह सिर्फ मांस पर जिंदा रहता है, मांस या मछली ही खाता है। अन्य दूसरे जंतुओं का शिकार करके वो अपना पेट भरता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या घर में पाली हुई गाय को, या जो हम लोग देखते हैं अपने आसपास में, गाय को, बकरी को, घोड़ा को, जिराफ को हम मांस या मछली खिला के पाल सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जिन जंतुओं का नाम मैंने लिया, गाय, जिराफ, बकरी, ये मांस मछलियाँ नहीं खाते। ये सिर्फ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। इनका भोजन मुख्य रूप से पौधे ही होते हैं। लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं जो पौधों को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जंतुओं को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी आप अपने खाने के आधार पर हम लोग जो भोजन करते हैं, अगर इस सभी जंतुओं का वर्गीकरण हम लोग करें तो 3 तरह के जंतु हमें मिल रहे हैं। पहला, जो सिर्फ पौधों पर निर्भर है, शाकाहारी। दूसरा, जो सिर्फ दूसरे जंतुओं पर ही निर्भर है भोजन के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं मांसाहारी। और तीसरा, जो दोनों का इस्तेमाल करता है, इसे हम लोग कहते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी में जंगल में पाया जाने वाला भालू भी है, आपका रीछ भी है, और बहुत तरह के जानवर हो सकते हैं। आप सोचें, आप यानी मनुष्य किस श्रेणी में है? वह शाकाहारी में है, मांसाहारी में है, या सर्वाहारी में है? विचार कीजिए। इसका जवाब खुद सोच के दे सकते हैं। और शाकाहारी में कौन कौन जंतु आएंगे, यह आप अपने पुस्तक का अध्ययन करें और इस सूची को पूरा करने का प्रयास करें। मांसाहारी में कौन कौन जंतु हैं, सर्वाहारी में कौन कौन जंतु हैं, इस सूची को आप पूरा करेंगे। साथ ही आपके अभ्यास पुस्तक में कुछ सारणियाँ दी हुई हैं, आप उन सारणियों को पूरा करने का प्रयास करें। जब आप उन सारणियों को स्वयं पूरा कर लेंगे, पूरा पाठ आपके समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।